बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का पार्ट शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और इन पे कमेंट करना मत भूलिए। अगर आप और नॉवेल सुनना चाहते हैं तो काइंडली मुझे कमेंट में बताएं। शुक्रिया। चलें शुरू करते हैं। तो ये है तुम्हारी बहू। भाई माशाल्लाह से बहुत प्यारी है, कोई देख के कह ही नहीं सकता कि उम्र में हशाम से बड़ी है, एक बच्चे की माँ है। पिछले कई दिनों की तरह आज फिर एक अप टू डेट आंटी जी के तबसरे पर हिबा बस हौले से मुस्कुरा दी। तहसीन बेगम के इशारे पर तंजीला बेगम हिबा का अपने जान पहचान वालों से तारुफ करवा रही थी और तकरीबन हर दूसरी तीसरी आंटी जी के लबों से हैरत में डूबा फिक्रा अदा हो रहा था, जिसे हिबा बिना कुछ कहे अपनी नरम मुस्कुराहट के साथ नजरअंदाज कर रही थी। इसने ना कभी अपनी उम्र छुपाई थी और ना ही इसे छुपाने का कोई शौक था। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, उम्र तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। भाई हमारे जमाने और थे। आजकल के दौर में तो हजारों एग्जाम के करीब सर्जरी और पता नहीं क्या क्या निकल आए हैं। ऊपर से ये तो खुद डॉक्टर हैं, तो कुछ भी मुमकिन है। हा 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 हा। हशाम के मामा के कजन के तबसरे पर सबने बैक वक्त कहका लगाया था, जिस पर तंजीला बेगम के तासुरात बिगड़े थे। वो लाख इस रिश्ते के खिलाफ सही, लेकिन हिबा उनकी बहू थी। उसके लिए ऐसे अल्फाज इन्हें जरा पसंद नहीं आए थे। जबकि हिबा बिना कुछ कहे दूर स्टेज के करीब सोबान को उठाए व्हाइट सलवार कमीज पर येलो वास्कोट पहने अपने चाम से वाकई माहौल पर जा रहे हशाम को देखा। दोनों बाप बेटे आपस में न जाने कौन से लतीफे शेयर कर रहे थे कि हंसी नहीं थम रही थी। सुबान की किलकारी तो यहाँ तक सुनाई दे रही थी। वैसे बच्चा बहुत प्यारा है आपका। आपके निकाह पर ससुराल वालों ने अपने खून का मुतालबा नहीं किया? मतलब कि अमूमन ऐसा होता है ना कि लोगों की गैरत गवारा नहीं करती कि उनका खून सौतेले बाप के साए में परवरिश पाए। हिबा की नजर सोबान को महसूस करके उसी आंटी ने वापस सवाल किया, जिस पर हिबा की पेशानी पर सलवटें नुमाया हुई थी, जिसे वो सूरत से छुपा गई। वो मेरा बेटा है आंटी जी। मैं उसकी कफालत भी कर सकती हूँ और परवरिश भी। फिर कोई कौन होता है मुझसे मेरी औलाद का मुतालबा करने वाला? हिबा के संजीदा लहजे में कुछ तो ऐसा था जो वो आंटी जी चुप कर गई थी। हिबा, मेहमान सारे आ गए हैं, आप जाकर दीवा को ले आए। हिबा के टिकी से जवाब से मुतमिन होते तंजीला बेगम ने उसे मंदिर से हटाना चाहा था, जिस पर हिबा सर हिलाती आगे बढ़ी थी। हमें करीब से भी देखेंगी तो हम कोई एतराज थोड़ी करेंगे। दूर से नजर लगाने की क्या जरूरत है डॉक्टर? स्टेज के करीब से अंदर की तरफ बढ़ रही हिबा के कदम हशाम के शौक जुमले पर थमे थे। उसने आईब्रो उठाकर उसे देखा। बात जरूरत की करें तो आपको हम वक्त लाक होने वाली कुछ फहमी नामी मर्ज के इलाज की अशद जरूरत है। हिबा सीने पर दोनों बाजू बांधे तप कर बोली। उन आंटी जी के तबसरे पर पहले ही वो तपी हुई थी, उस पर यह मोहतरम। सुना है झूठ बोलने से नाक लंबी होती है। हशाम ने येलो एंड ऑरेंज कलर के खूबसूरत गरारे पर दोनों हाथ में गजरे पहने हल्के फुल्के मेकअप के साथ हशाम की नजरों को उलझा रहे नपूश को गेट अपने मखसूस अंदाज में ऑरेंज हिसाब किए खुद को घूर रही डॉक्टरनी को जिताया। मैं आपको नहीं सोबान को देख रही थी। तफ्तीश करके तसल्ली मिल गई हो तो मैं अंदर जाकर दीवा को ले आऊं ताकि खाली उदास नजर आ रहा स्टेज खूबसूरत लगे। दीवा ने लव चबाकर इजाजत चाही। कितनी अच्छी लगती हैं डॉक्टर, ऐसी फर्माबरदार ताबेदार सादतमंद बीवी का किरदार अदा करते हुए। शाम ने उसे मजीद लगाया। काश मैं सेम टू यू कह पाती। हिबा हंसते से कहती वहां से वॉकआउट कर गई थी। ऐसे घूर कर क्या देख रहे हैं शहजादे यार, तारीफ ही कर रहा था तुम्हारी मम्मा की। अब अगर मेरा तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है तो एतराज तो नहीं करो। हशाम वाइट सलवार कमीज पर येलो वास्कोट पहने फूले फूले गालों से खुद को घूर रहे सुबान के गालों पर प्यार कर दिया। दरअसल तहसीन बेगम के आइडिया पर अमल करते हुए घर के तमाम मर्द हजरात ने सफेद सलवार कमीज पर येलो वेस्टकोट पहना था। लड़कियों ने करारे जबकि खवातीन उसी रंग से मिलता जुलता अपनी मन मर्जी का ड्रेस जेब तन किया था। अब अगला सीन। कयामत है तेरा यूं बन सवर के सामने आना, हमारे दिल को छोड़ आईने पर क्या गुजरती होगी। आहान अपने डिपार्टमेंट के कुछ लोगों के साथ महवे गुफ्तगू था। जब उसकी गैर इरादी नजर घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ उठी तो फिर झुकना भूल गई। वो महबूब से अपने बेस्ट फ्रेंड जो चंद घंटे पहले इसकी निस्बत बेहतर बनी थी उसे देख रहा था। ऑरेंज एंड येलो गरारे पर हाई जूड़ा किया हुआ था। चेहरे पर लंबा ऑरेंज कलर का जालीदार घूंघट निकाला हुआ था जो इसके खूबसूरत चेहरे को छुपाने में बुरी तरह नाकाम था। दोनों गजरों से सजे नाजुक कलाइयों से गरारा थामे सहज सहज कर कदम उठाती निशवा और हिबा के हमरा उसी तरफ आ रही थी। आहान ट्रांस की कैफियत में उस तरफ बढ़ा था जब तक हिबा और निशवा ने उसे ले जाकर स्टेज पर मौजूद सोफे पर बिठा दिया था। येलो एंड ऑरेंज फूलों से खूबसूरती से सजाए गए स्टेज पर नाजुक सी घबराई घबराई सी दीवा इसी माहौल का एक अहम हिस्सा मालूम हो रही थी।
آپ ہی کے گلے کی گھنٹی ہے بھائی، آپ نے ہی بجانا، پھر اتنے اتاولے کیوں ہو رہے ہیں؟ احان اسی طرح محبت سے آگے بڑھا تھا جب ارسلان نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھا، جس پر احان بدمزہ ہوا۔ کیا بدتمیزی ہے؟ احان نے اسے گھرکا۔ اس وقت ارسلان کی مداخلتی سے ایک آنکھ میں بھائی تھی۔ بدتمیزی نہیں بھائی صاحب، یہ عقل مندی ہے۔ آپ بھول گئے تو یاد کراتا چلوں کہ آپ ایک باوقار سوبر ڈیسنٹ قسم کی مخلوق ہیں۔ آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ اپنی چند گھنٹے پہلی بنی بیوی کو یوں دنیا مافیا سے بیگانہ ہو کر تاڑیں۔ بھائی محفل کے آداب ہیں کچھ۔ ارسلان نے شرارتی انداز میں احان کی ٹھیک ٹھاک کلاس لگائی تھی، جس پر بیچارہ مارے خجالت کے اسے گھور بھی نہیں پایا تھا۔ اس سے پہلے کہ احان وہاں سے غائب ہوتا، کمشنر صاحب وہاں کسی کو لے کر حاضر ہوئے تھے۔ ان سے میرے پرواز، یہ ہیں میرے بڑے بھتیجے اور اس شہر کے ایس پی احان علی، یہ ہیں ہمارے چھوٹے شہزادے انسپکٹر ارسلان علی، اور یہ ہے ہماری شرارتی پری نشوا، اور بچوں یہ ہماری بہت خاص مہمان پرواز۔ کمشنر صاحب نے باری باری تینوں کے تعارف کروایا تھا، اور ارسلان علی کے تعارف پر بڑی مشکل سے منتہا نے اپنے چہرے کے تاثرات چھپائے تھے۔ وہ بس ابھی جھجکتے ہوئے علی ولا میں داخل ہوئی تھی، انٹرنس پر ہی اسے کمشنر صاحب مل گئے تھے۔ سلام دعا کے بعد وہ سیدھا اسی کے مقابل لے کر چلے آئے تھے، جس سے سامنے کے ڈر سے وہ یہاں آنے سے گریز کر رہی تھی۔ کچھ بات تو ہے تیری باتوں میں، جو بات یہاں تک آ پہنچی۔ ہم دل سے گئے، دل تم پہ گیا، اور بات خدا تک جا پہنچی۔ دوسری طرف انسپکٹر صاحب تھے، ان کے لیے تو جیسی پوری دنیا ہی تھم گئی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے آج پورے 1.5 مہینے بعد مقابل کھڑی اپنی منقوہ نامی مخلوق کو دیکھ کر جیسے ایک گرد فراموش کر بیٹھے تھے۔ گندمی صاف رنگت، تیکھے نقوش، گرین کلر کے پیروں کو چھوتی فراک میں دائیں بائیں ہاتھ میں نفیس سی گھڑی پہنے، میک اپ سے پاک سنجیدہ چہرے کے ساتھ بڑے بڑے قاتل آنکھوں پر نظر کا فریم لیس چشمہ لگائے، دنیا کی بولتی بند کروانے کے اچھے اچھوں کے 14 طبق روشن کر دینے والے انسپکٹر ارسلان کو چاروں خانے چت کر گئی تھی۔ یہ مجھے ایسے کیوں گھور رہے ہیں؟ کہیں یہ مجھے پہچان تو نہیں گئے؟ نہیں نہیں اللہ جی رحم، میں ابھی اس باتوں کی مشین بندے کو برداشت کرنے کے فیز میں بالکل نہیں ہوں۔ ارسلان کی گہری نظر خود پر محسوس کر کے پرواز جذبت ہوتے ہوئے نامحسوس انداز میں اپنے ناک پر چشمہ درست کرتے ہوئے من ہی من میں بڑبڑائی۔ وہ چشمہ لگا کر ہی اس لیے آئی تھی کہ ارسلان اس کی آنکھوں کے ذریعے واپس چہرہ تلاش کرنے نہ نکل جائے، لیکن ابھی اس کی نظریں پرواز کو ٹھیک ٹھاک پریشان کر رہی تھیں۔ اچھا بھائی، مجھے دوسرے گیسٹ اٹینڈ کرنے ہیں، ہماری یہ خاص مہمان کی آؤ بھگت کی ذمہ داری ہم آپ کو سونپتے ہیں، ہمیں شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ کمشنر صاحب کی بات پر ارسلان ہڑبڑا کر ہوش میں آیا تھا، ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی صورت سے پرواز سے نظر ہٹا گیا۔ نہیں کمشنر سر، ہم کچھ دیر میں نکلیں گے، بس آپ کی بات ٹال نہیں سکتے تو اس لیے چلے آئے۔ پرواز ارسلان کی نظروں سے نروس ہوتی ہوئی بولی۔ بڑے بڑے چور ڈاکوؤں کے اڈوں پر کیمرے کے ساتھ بے خوف گھس جانے والی جرنلسٹ پرواز اپنے منقوہ کی نظر سے نروس ہو رہی تھی۔ ایسے کیسے مس پرواز؟ ہماری گیسٹ ہیں اور ہمارے یہاں کا اصول آتے اپنی مرضی سے ہیں، جاتے ہماری مرضی سے ہیں۔ چاچو آپ جائیں، ہم آپ کی خاص مہمان کا خاص خیال رکھیں گے۔ ارسلان خود کو نارمل کرتا واپس اپنی ٹون میں آیا، وہ پرواز کا نروس ہونا اچھے سے نوٹ کر رہا تھا، تبھی شیر ہو کر بولا، یاد ہے برخوردار، ہم کوئی شرارت یا شکایت برداشت نہیں کریں گے، تو احتیاط کیجیے گا۔ کمشنر اکبر اس کی آنکھوں میں ناچ رہی شرارت کو دیکھ تنبیہ کرتے وہاں سے نکل گئے۔ احان بھی کسی کے بلاوے پر اس طرف نکل گیا تھا اور پرواز دونوں شیطانوں کے بیچ گھر گئی تھی۔ رضیہ گنڈوں کے بیچ پھنسی تھی، میں ان باتوں کی مشینوں کے بیچ برا پھنساؤں، اللہ حفاظت کرنا، بس تیرا ہی سہارا ہے۔ پرواز نے دونوں کو اپنی طرف متوجہ دیکھ دل سے دعائی دی، کیونکہ اس دن فلائٹ پر نشواس کا چہرہ تو نہیں دیکھ پائی تھی، لیکن اپنی باتونی طبیعت وہ منتہا پر اچھی طرح واضح کر چکی تھی، اور انسپکٹر صاحب کی اس خصوصیت سے واقف تھی، تو ڈر جائز تھا۔ بائی دا وے پرواز، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے؟ نشوا نے کچھ دیر سوچنے کی زحمت اٹھانے کے بعد سوال کیا، جس پر ارسلان نے پرواز کی ہوائیاں اڑی شکل دیکھ لب بھیج کر مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ نہیں برا نہیں منایا، آپ بہت پیاری ہیں نا، شاید اسی لیے شناسا چہرہ لگ رہا ہے۔ نشوا کا اپنا ہی لاجک تھا۔ شکر کرو تم لڑکی ہو، ورنہ اس کھلے عام فلرٹ کرنے کے جرم میں تمہیں 1-2 سال کے لیے اندر کر چکا ہوتا۔ ارسلان پرواز کی ونک شکل دیکھ نشوا کے کان میں گھس کر بولا، تبھی کسی کزن نے اسٹیج پر آنے کی دعوت دی، کیونکہ اب دیوا کے پہلو میں احان کو بٹھایا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے احان کو کنگال کرنے کے خطرناک پلان کو عملی جامہ پہنانا تھا۔ ہم یہی ٹھیک ہے، آپ لوگ جائیں۔ پرواز دونوں کی نظر خود پر ٹکی دیکھ کر بولی، آپ وہاں بھی ٹھیک ہی رہیں گی، ڈونٹ وری، وہاں کوئی دنگا فساد نہیں ہونے والا، امن و امان کا راج ہوگا، آ جائیں۔
ارسلان کے جواب پر اتنی دیر میں پہلی بار پرواز نے نظر اٹھا کر مقابل کو دیکھنا چاہا، لیکن دوسرے ہی پل واپس نظریں جھکا گئیں کیونکہ مقابل مکمل اس طرف ہی متوجہ تھا۔ ابھی وہ اسی کشمکش میں تھی کہ نشوا اسے کھینچتی اسٹیج کی طرف بڑھی تھی، پیچھے ارسلان بھی تھا۔ اب اگلا سین۔ ارے ارے ایس پی صاحب کیا کر رہے ہیں یار؟ اچھا لگے گا میزبان تشریف رکھیں اور مہمان اپنے پیروں کو زحمت دیے کھڑے رہیں۔ اسٹیج پر چڑھتے ہی اس سے پہلے کہ ہان دیبا کے پاس والی نشست سے مالتا، ارسلان اور نشوا کے ساتھ 2-3 اور کزن اسے پرے کرتے صوفے پر بیٹھ کم ایک دوسرے پر چڑھ زیادہ گئے تھے۔ اس شرارت پر جہاں وہاں موجود نفوسوں کے لبوں کو خوبصورت مسکراہٹ نے چھوا تھا، وہیں ارسلان اور پرواز حقدق کھڑے الجھن زدہ سی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ اور اگر یہاں آپ لوگوں نے ہی بیٹھنا ہے تو مجھے بلوانے کی تکلیف کیوں کر اٹھائی گئی؟ آہان نے سب کی شرارت سے چمک رہی آنکھیں اور دبی دبی مسکراہٹ دیکھ ماتھے پر بل ڈالے استفسار کیا۔ نگاہیں غلط اس وجود پر ڈالنے سے مکمل اجتناب بڑھتا جا رہا تھا جس پر کب سے نظریں پھسلی جا رہی تھیں۔ وہ کیا ہے نا ایس پی صاحب، کسی عظیم انسان کا مشہور مقولہ ہے، شادی صرف قید ہی نہیں کنگال ہونے کا نام بھی ہے۔ اس حساب سے آپ قید تو چند گھنٹے پہلے ہی ہو چکے ہیں، بس کنگال ہونے کی تیاری پکڑیں۔ آپ شادی کو یوں ہی بربادی فسادی بلا تو نہیں کیا کہا گیا نا؟ کچھ تو گہرا راز ہوگا جو آپ افشاں ہوگا۔ ارسلان نے جانے کس عظیم انسان کا قول دہرایا تھا۔ عظیم کا تو علم نہیں، کسی فسادی انسان کا مقولہ ضرور معلوم ہوتا ہے۔ پرواز کیش کے گرد ہنسی ٹٹول کر رہے سب پر نظر دوڑتی ہوئی دل میں بولی، کون عظیم انسان؟ نشوا کو اس کے پاس کچھ ہضم نہیں ہوئے تھے، تبھی دلہن بنی دیبا کو پیچھے ہٹاتے اسے دیکھا۔ میں اور کون؟ ارسلان نے فرضی کالر جھاڑے۔ تم اور عظیم، جوک آف دا ڈے۔ حقیر کہتے تو کم از کم انکساری ظاہر ہوتی۔ نشوا ان سب کے بیچ دب کر مسل رہی دیبا کو پیچھے ہٹاتی ناک چڑھا کر بولی، موٹی اپنی چونچ بند رکھو اور بھولو نہیں ہم یہاں ایک امپورٹنٹ مشن پر ہیں۔ ہاں تو ایس پی صاحب نکالے خرچہ پانی لے جائیں اپنی رانی، میرا مطلب نشست۔ نشوا کو ٹکا سا جواب دینے کے بعد آہان کو مخاطب کیا، جس پر آہان نے ببھیں سکیڑ کر مشکل سے 3 انسان کے بیٹھنے لائق صوفے پر زبردستی ایڈجسٹ ہونے کے ناکام کوشش کی ان 6 انسانوں کو دیکھا۔ خرچہ پانی یہی دوں یا رشوت مانگنے کے جرم میں پولیس تھانے تک چلنے کی تکلیف آپ لوگ خود اٹھائیں گے؟ آہان نے کمال سنجیدگی سے آئیبرو اٹھا کے پوچھا تھا، جس پر سب نے بیک وقت لا حول ولا قوت پڑا تھا، جبکہ پرواز اور ہبا کے ساتھ شام کے لب بھی خوبصورت انداز میں مسکرائے تھے۔ بھائی پولیس ہوں گے آپ اپنے تھانے میں، یہاں آپ دلہا ہیں اور آپ کو ہمیں ایک دینا ہوگا۔ چلے جلدی سے صرف 50,000 دے دیں، ایماندار آفیسر ہیں تو اتنے پر آج ڈیل ڈن کرتے ہیں۔ نمرا آہان کی مامو زاد نے دریا دلی کا مظاہرہ کیا۔ اچھا آپ کے کہنے کا مطلب ہوا کہ دلہا ہونا جرم ہے۔ آہان کی سنجیدگی برقرار تھی، وہ مزاجن بہت ریزرو تھا، لیکن کبھی کبھی ارسلان کے بھائی ہونے کے اثرات صاف نظر آتے تھے۔ جرم نہیں بھائی سزا، ہم مظلوم کو مجرم نہیں کہہ سکتے، اتنے سنگین ظالم نہیں ہیں ہم۔ ارسلان نے تصدیق کی، جس پر سب نے بیل کی طرح سر ہلا کر تصدیق کی مہر لگائی تھی۔ جرم سزا ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، ابھی وہاں سے اٹھیں، وہ انکمفرٹیبل فیل کر رہی ہیں۔ شاباش۔ شوخی سے سب کی شرارتوں کے جواب دیتے ہوئے آہان کی نظر جیسے ہی جالی دار گھونگھٹ سے نظر آئے دیبا کے روحان سے چہرے پر پڑی فکر مندی سے بولا، ہائے وہ۔ سب نے بو کو کھینچتے ہوئے آہان کا اچھا خاصا ریکارڈ لگایا تھا، جس پر بیچارہ جھینپ کر رہ گیا۔ اپنی بو کے آرام کی اتنی ہی فکر ہے تو ٹیکس بھر دینا بھائی، ورنہ ہم نے تو 1-2 کو اور ایڈجسٹ کرنے کا سوچا ہے۔ بھابھی ذرا شہزادے کو تو لائیں۔ ارسلان نے بولنے کے ساتھ ہی آگے بڑھ کر آنکھیں پٹپٹا کر سب کو دیکھ رہے زبان کو اپنی گود میں بٹھایا تھا۔ پرواز نے چونک کر ارسلان کی گود میں مسکرا رہے بچے کو دیکھا تھا۔ بھائی دے دیں، دیبا واقعی میں بہت انکمفرٹیبل ہے، لیکن یہ بھی طے ہے کہ یہ لوگ چندہ لیے بغیر ٹلیں گے نہیں۔ حشام کو بھی بہن کا خیال آیا تھا، تبھی آہان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں بھائی حشام صحیح کہہ رہے ہیں، ارسلان کچھ لوگوں کی طرح کسی کی نہیں سننے والوں میں سے ہیں۔ ایبا نے بھی تائید کے ساتھ طنز کیا تھا، جس پر حشام نے بھویں سکیڑ کر جگمگا رہی اس ڈاکٹر کو دیکھا تھا۔ آہان اس بات میں سر ہلاتا ان سب کی طرف ڈیل کرنے بڑھا تھا، کیونکہ مزید دیبا کو پریشان دیکھنا ایس پی صاحب کی برداشت کا کڑا امتحان تھا۔ پہلی بار اتفاق کیا تھا آپ نے مجھ سے ڈاکٹر، کیا ہوتا اگر خالص رکھتی، مطلب طنز کی ملاوٹ لازم تو نہیں تھی؟ حشام نے نامحسوس انداز میں ہبا کے کان کے پاس چھپ کر شکوہ کیا۔ لازم تو نہیں، لیکن آپ راستہ بھی تو کوئی نہیں چھوڑتے۔
हिबा सूरज से फासला कायम कर गई थी। नजर सामने अहान पर थी, जो सबसे निमटने के बाद अब दीवा की पहलू में बैठा माहौल को मुकम्मल कर गया था। इट्स इम्पॉसिबल, ऐसा कुछ नहीं है। परवाज ने सामने नजर आ रहे मंदिर से नजर हटाते खुद को सरजनिश करके स्टेज से उतरना चाहा, जब अरसलान उसकी राह में हमायल हुआ था। अभी बहुत कुछ है मेरे चाचू की खास मेहमान साहिबा, आए शुरुआत तफसीली तारुफ से करते हैं। अरसलान ने बड़े शाइस्ते लहजे में उसे वापस सबकी तरफ चलने का इशारा किया, जिस पर परवाज न चाहते हुए भी वापस सबके दरमियान चली आई थी। सो गाइस, ये मिस परवाज चाचू की खास मेहमान, जिनकी मेजबानी जैसी बड़ी जिम्मेदारी चाचू ने हमारे नातवा कंधों पर डाली है। अरसलान ने सबके दरमियान आती बावाज़े बुलंद परवाज का तारुफ किया था, जिस पर सब बैकवर्ड सी ग्रीन कलर के फ्रॉक में सादा मगर बावकार हुलिये में मौजूद परवाज हामी बला की तरफ मुतवज्जे हुए, जिसने इतनी सादगी से मायों के फंक्शन में शिरकत किया था, गोया फैमिली डिनर पर आई हो। सादा, सिंपल, मगर एक कशिश थी उसकी पर्सनालिटी में। सबकी नजरें खुद पर गड़ी देख परवाज जज्बस हुई थी। आप ऐसे नहीं देखें इन्हें यार, यूं तो चाचू बता रहे थे बड़ी तोप चीज है, लेकिन नर्वस हर कोई होता है। अरसलान ने सबको सिरजनिश की, जिस पर सब मुस्कुरा दिए, लेकिन हिबा हनूस जब तक परवाज के चेहरे को देख रही थी। सो मिस परवाज, अब मैं बारी बारी इन हजरात का आपसे तारुफ करवाता हूँ अपने स्टाइल में। तो शुरुआत करते हैं इन साहब बहादुर और मास्टरमाइंड डायनामिक थंडर स्टॉर्म मतलब तीसरी आलमी जंग में मेरे ओपोनेंट से। अरसलान ने अपनी गोद में मौजूद अजीम हस्ती की तरफ तवज्जो दिलाई, जो अरसलान को ही मुस्कुराकर देख रहे थे। भाई, तारीफ किसे भली नहीं लगती। ये है अली बिल्ला के नन्हे मेहमान, बस्ती है जिसमें सबकी जान। पता नहीं खुद को समझते हैं कहाँ का सुल्तान, एक नंबर के हैं ये शैतान, लेकिन लाता नहीं कोई इस हकीकत पर ईमान। सब करते हैं मुझे बदनाम, इनके मजालिम और अताब का निशाने बनने वाला मैं तन्हा इंसान। इस अजीम मखलूक का नाम है शहजादे सोबान। तालियां। अरसलान ने सोबान को हवा में उछालते हुए दाद चाही, जिस पर सबने जहां हल्का कहका लगाते हुए ताली बजाई थी, वहीं सोबान साहब ने अरसलान के सलीके से सेट किए बालों को नोचते हुए चीख के साथ किलकारी मारी थी, जिस पर अरसलान रोहानसा हुआ था। ले, संभाले अपने शरीफ शहजादे को। अरसलान ने रोहान से शक्ल बनाते हुए सुबान को हिबा की तरफ बढ़ाया, जिसे दरमियान में ही हशाम ने थाम लिया था, और इसकी शक्ल देख परवाज ने मुस्कुराहट दबाई थी। ज्यादा दांत नहीं दिखाए, अब आप ही की बारी है। अरसलान ने अहान को देखा, जिस पर अहान ने उसे आंखों से बाज रहने का इशारा किया था, लेकिन मुकाबिल ठीठों का सरदार था। ये है खान, लोहे की कान, जाली डॉक्टर दीबा है इनकी जान, जो खाते रहते हैं इनके कान, लेकिन ये नहीं होते परेशान, बल्कि सौंप दिए हैं उन्हें अपना दिलो जान। मतलब मजलूम ऑफ द डे, ब्राइड ग्रूम। अरसलान की इस बेबकाना आरती तारुफ पर दीबा और अहान अपनी जगह शर्म शर्म से पानी होकर रह गए थे, जबकि बाकी सब हंसी जब्त करने के चक्कर में जमीन पर नादीदा चीजों की खोज में नजर दौड़ा रहे थे, एक अरसलान और परवाज से जो खुलकर मुस्कुरा रहे थे। तारुफ बाकी है प्यारी अवाम, अभी से क्यों कर रहे हैं खुद को हलकान। अरसलान ने वापस तवज्जो चाही, अब इसका रुख एक मुकम्मल खूबसूरत मंजर पर था, यानी हशाम, उसकी गोद में खिलखिला रहे सोबान, उनके पहलू में खड़ी मुस्कुरा रही डॉक्टर नी साहिबा। ये मोहतरमा है हमारी प्यारी सी भाभी डॉक्टर हिबा हशाम, और ये मोहतरमा है इनके फुल टाइम गुलाम। मेरे कहने का मतलब है इनके सरताज मेरे प्यारे हशाम। हशाम के आंख दिखाने पर अरसलान ने फौरन जुबान को लगाम दिया था। अब मजीद बकवास नहीं मुंशी चाचा। निशवा ने अपनी बारी आने से पहले उसे सर्जनिश करनी चाहिए, वरना उसने उसके वेट से शुरू होकर वेट पर ही कदम रोकने थे। क्यों हलवाई चाचा की बहू, डर लग रहा है अपनी बारी से? अरसलान कहाँ लिहाज करने वाला था। मेरा मुंह ही खुलवाओ, निशा ने दांत पीस कर धमकी अमेज लहजे में कहा, जिसका मुकाबले पर रत्ती बराबर भी असर नहीं हुआ था। खैर, चलते हैं आगे की तरफ। अरसलान ने साफ निशवा को इग्नोर करते हुए इश्तियाक से खुद को देख रही अपनी शेरनी पर नजर डाली, जिस पर बेचारी गड़बड़ाई थी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, माह बदौलत है अरसलान, अली विला की आन बान शान, मोहब्बत से सब कहते हैं शैतान। इस मोटी निशवा को इग्नोर करें मेरे चाचू की खास मेहमान। अरसलान ने निशवा को जुबान दिखाई, जिस पर वो सिवाय मिलाने की कुछ नहीं कर पाई। उफ अल्लाह, ये बंदा। परवाज ने बजाते अरसलान की जानिब से रुख मोड़ लिया था। इसका वहम था या हकीकत, लेकिन उसे लग रहा था जैसे अरसलान बाज़ाहिर तो सबसे खिताब कर रहा है, लेकिन आंखें सिर्फ उसी से मुखातिब हैं। बिरयानी, निहारी, कोरमा और चिकन कढ़ाई, सबकी दुश्मन बुरी हट जाए, दोस्ती में करती है जो बेवफाई, खाने की करती है हमेशा तैयारी, निशवा यासिर बहू और हलवाई। तालियां। वो अरसलान ही का जो निशवा को बख्श दे।
اس کے اتنے خوبصورت تعارف پر نشوا تو جل کر راکھ ہو گئی تھی، جبکہ اس کا خیال کر کے اپنا کہکہ روکنے کے چکر میں بےحال ہو رہے تھے سب۔ عرض کیا ہے؟ نشوا بڑے ضبط کے ساتھ سامنے آئی تھی، حساب جو برابر کرنا تھا۔ بزدل انسپکٹر صاحب دھیان سے سنیے گیان، رازداروں سے اچھی نہیں ایسی زبان، صرف خافیہ ردیف ملا لینے کو نہیں کہتے شاید پیاری میزبان، آپ ایک نمبر کے نکمے ہیں، اب مزید نہیں لیں غالب کی برداشت کا امتحان۔ نشوا نے ارسلان کے مقابل آتے ہوئے ناک کے ساتھ نادیدہ کالر بھی چڑھائے تھے، جس پر محفل زعفران ہوئی تھی۔ سب نے اپنے کنٹرول ہنسی کو روکنے کی بالکل کوشش نہیں کی تھی، لیکن ارسلان کا دل تو اپنی شیرنی کو دیکھ کر تھم گیا تھا۔ وہ بجائے نشوا کو گھورنے یا جوابی کارروائی کرنے کے منہ پر ہاتھ رکھے شاید اپنی زندگی میں پہلی بار اس طرح کھل کر ہنس رہی پرواز کو دیکھ رہا تھا، جس کی بڑی بڑی آنکھوں میں اب پانی اتر آیا تھا، جس کی نمی خمدار پلکوں میں معلوم ہو رہی تھی۔ آپ اب ٹھیک ہیں؟ سب کو اپنے آپ میں مگن دیکھ آہان دیوا کی طرف جھکا تھا، جس پر دیوا کی سیٹی گم ہوئی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے گھونگھٹ کو ٹھیک کرتے ہوئے سر ہلایا۔ نشوا بتا رہی تھی کہ آپ نکاح کے وقت بہت روئی تھی، جان سکتا ہوں کیوں؟ دیبا، میں کوئی غیر نہیں ہوں، آپ کا بیسٹ فرینڈ، آپ کا ہان ہوں، اس لیے ریلیکس رہیں۔ I'll never hurt you۔ ہرٹ کرنا تو دور کی بات، میں اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ آہان اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ دیکھ نرمی سے بولا۔ جب سے نشوا سے معلوم ہوا تھا کہ نکاح کے وقت دیبا نے رو رو کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا، وہ پریشان تھا۔ جواب میں دیبا کچھ نہیں بولی تھی۔ کیا بتاتی کہ وہ لمحہ ہی ایسا ہوتا ہے زندگی کا کہ آنسو نکل آتے ہیں، اور دیبا کے طوفان لانے کی وجہ تھا اس کا عزیز بھائی جس کی وہ گڑیا تھی، لیکن قسمت کی کرنی کہ آج وہ اپنی گڑیا کو دلہن بنا دیکھنے کے لیے موجود نہیں تھا۔ احتشام کا یاد کر کے دیبا کی آنکھیں واپس بھر آئی تھیں۔ گال سے لڑک کر گجرے سے سجی کلائی پر گرے قطرے کو دیکھ آہان نے رخ موڑ کر اسے دیکھا تھا، جو لب بھیجے آنسو ضبط کر رہی تھی۔ دیبا کیا ہو گیا یار؟ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے آہان کی پریشان آواز بلند ہو گئی تھی، جس پر سب بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ حشام سرعت سے زبان کو ہبا کو تھماتا خود دیبا کے دوسری جانب بیٹھ کر اسے خود سے لگا گیا تھا۔ گڑیا، مزید نہیں۔ کیا حاشی بھائی کے ہونے کی آپ کو خوشی نہیں ہے؟ حشام نے لب بھینج کر پوچھا تھا۔ صبح سے وہ جتنا خود روئی تھی اتنا ہی تنزیلہ بیگم کو رلا رہی تھی، اور احتشام کا دیوانہ مرد ہونے کی سزا میں مسکرا کر اپنے آنسو کو اندر اتار رہا تھا، کیونکہ دنیا رونے والے مرد کو کمزور سمجھتی ہے، لیکن وہ شاید یہ نہیں سمجھتی کہ مٹی کے بنے ہر انسان کو درد ہوتا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، درد سے سینہ پھٹتا ہے، برداشت کی شدت سے آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، لیکن آنسو بہانے کا حق نہیں ہوتا شاید۔ اب اگلا سین۔ بھابھی، آپ نے کچھ کھایا؟ بڑی بیگم نے کہا تھا کہ آپ کا مہندی لگانا ہو جائے تو میں کچھ دیر سے آپ کو کھانا کھلا دوں، تو لا دوں؟ رات 11:30 کے قریب مہندی لگانے والی لڑکی کے باہر جاتی ہی ملازمہ نے بیڈ پر دونوں ہاتھ پیر پھیلا کر چہرے پر بیزاریت سے تاثرات سجائے بیٹھی ہبا سے اجازت چاہی تھی۔ نہیں، آپ جائیں، اس فضول کی الجھن میں مجھے کوئی کھڑاک نہیں پالنا، ہبا قائل انداز میں بولی۔ اس پر ملازمہ نے اس کے دودھیا ہاتھوں پیروں پر مہارت سے بنائے گئے خوبصورت بیل بوٹے کو دیکھا، جسے اس کی بھابھی جی فضول کی الجھن کہہ رہی تھی۔ جائیں، بس 10 منٹ سے صوبان کے لیے دودھ گرم کر کے دے جائیے گا۔ ہبا سے اپنی پنڈلیوں سے کچھ اوپر تک اٹھے پانچوں سے پیر پر لگے مہندی کو غور سے دیکھتا دیکھ بولی، جس پر جی بھابھی کہتی وہ نکل گئی تھی۔ اف، عجیب الجھن میں پھنسا دیا چاچی نے۔ ہبا بار بار کچھ جوڑا ڈھیلا ہونے کی وجہ سے نکل کر چہرے پر جھول رہے لٹوں کو انگوٹھے کی مدد سے پیچھے کرتے ہوئے جھنجھلائی۔ وہ اس وقت دیبا کے ڈھیلے ڈھالے ہاف سلیو فراک پر کھلے پائچوں والا پاجامہ پہنے خاصا غیر آرام دہ محسوس کر رہی تھی، لیکن اس کے پاس سارے ہی 3x4 سلیو ڈریس تھے اور مہندی کونیوں تک لگانی تھی، اس لیے تحسین بیگم نے زبردستی سے یہ کپڑے بھی پہنائے تھے اور دھمکی دے کر کونیوں تک مہندی بھی لگوائی تھی۔ ہمیشہ اپنا سر دوپٹے سے ڈھانک کر رکھنے والی ہبا کا دوپٹہ لاپرواہی سے گلے میں جھول رہا تھا۔ شام کی کسی بھی وقت کمرے میں آمد کا سوچ کر اس کی سانسیں سوکھ رہی تھیں۔ ابھی وہ اسی کشمکش میں مبتلا تھی جب تھکا تھکا سا حشام کمرے میں داخل ہوا۔ دروازہ بند کر کے پلٹتے ہی جیسے ہی نظر بیڈ پر خود سے ہی الجھی بیٹھی ڈاکٹر پر پڑی، رگوں میں سرایت کرتا بوجھل پن شرارت میں تبدیل ہوا۔ کیسے مزاج ہیں ڈاکٹر؟ تاثرات تو کافی بگڑے معلوم ہو رہے ہیں، حشام شوقی سے کہتا ایک بھرپور نظر الٹے ہاتھ سے خود پر دوپٹہ برابر کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی ڈاکٹر کو ڈال کر میٹھی نیند سے سو رہے صبان کی پیشانی پر پیار کر گیا۔ مزاج نہیں، عذاب کہیں، بغیر گناہ کے یہ عذاب نازل ہو گیا ہے، الجھن ہو رہی ہے مجھے اس مہندی نامی بلا سے۔
हिबा उसकी गहरी नजर खुद पर महसूस करके मजीद झुंझुलाती बेदारगी से बोली, असल उलझन की वजह क्या है? मेहंदी या मेरे नाम की मेहंदी? हशाम उसके ताए लहजे पर संजीदा हुआ था। दोनों मिस्टर हशाम, बल्कि ये सब कुछ मुझे घुटन में मुब्तला कर रहा है। हिबा उसकी संजीदगी का नोटिस लिए बगैर मजीद उकताहट से बोली, जिस पर हशाम की पेशानी पर बल नमूदार हुए थे। जरा इस सब कुछ बिलखसूस घुटन की तशरीह करेंगी डॉक्टर? हशाम पेशानी मुसलसल उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। जी बिल्कुल मिस्टर हशाम, सब कुछ से मुराद है सब कुछ मुझे घुटन में मुब्तला कर रहा है। ये ताम झाम, ये निकाह वलीमे की फॉर्मेलिटी, ये बिला वजह की रस्में, आपका हवाला, ये जगह, आपके लोग, लोगों की बातें, आपकी मसीहाई के चर्चे, मेरी मजलूमियत के किस्से, सब मेरे घुटन की वजह बन रही हैं। और क्या क्या बताऊं मैं आपको? और तशरीह चाहिए तो फिर तफसील सुनिए। मिस्टर हशाम, मैंने एक सादा सी जिंदगी गुजारी है। दिन के 24 घंटे का शेड्यूल बना होता था मेरे पास। वक्त की पाबंदी करते हुए शेड्यूल को फॉलो करना मेरा काम होता था। ये बनावटी जिंदगी, ये शान और शौकत की सोसाइटी, ये मोहब्बत नामी फरेब, ये लबों पर मुस्कुराहट और लफ्जों में जहर सी काट, ये आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलना, मेरा शेवा नहीं था। लेकिन आपकी वजह से मुझे ये सब अपनाना पड़ रहा है। इस रिश्ते का अंजाम जानते हुए भी मैं सबकी से उम्मीदें वाबस्ता कर रही हूँ। इस कहानी में अपने आर्जी किरदार से बखूबी वाकिफ होने के बावजूद भी मैं सबको खुद से मजबूती से जुड़ने से नहीं रोक पा रही। इन सब चीजों से मुझे घुटन हो रही है मिस्टर हशाम। मैं ऐसी नहीं हूँ। मैंने हमेशा फेयर लाइफ जी है। मैंने कभी किसी को कोई धोखा नहीं दिया। सुना था फरेब को खूबसूरत लफ्जों में मोहब्बत कहते हैं, लेकिन आज इस हकीकत पर ईमान ले आई हूँ। मजीद मुझसे ड्रामा नहीं होगा मिस्टर हशाम। मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ। घर के फंक्शन खत्म होते ही आप अपनी फैमिली को सब। हिबा की बात अभी दरमियान में ही थी जब कब से अपने अंदर के इश्ताल को दबाते हुए कनपट्टी पर बार बार उभर रही रग को मसल रहा शाम एक जज्ब में इसकी तरफ जाकर एक ही झटके में इसे अपने बराबर खड़ा कर दिया था। अचानक इफ्तदार पर बुखाई हिबा टूटे शाख की तरह इसके चौड़े सीने से आ लगी थी। मैं अपनी फैमिली से क्या डॉक्टर? हशाम ने दर्द से फट रहे सर की वजह से सुर्ख आंखें इसकी तरफ खौफ से फैली आंखों में गाड़ी तो हिबा के हलक में गिल्ट उभर कर मालूम हुआ था। बताना ही डॉक्टर, मैं अपनी फैमिली को। मुकाबिल के चेहरे पर खौफ देखने के बावजूद हशाम की पकड़ और आवाज में जरा नरमी नहीं आई थी। दूसरी तरफ पहली बार चंचल चौक से हशाम का ये सख्त रूप देखकर तो हिबा शशतर रह गई थी। जुबान तो जैसे तालू से जा चिपकी थी। पहले कहा था, अब कह रहा हूँ, लेकिन दोबारा नहीं कहूंगा, क्योंकि एक बात को बार बार दोहराना मेरी फितरत में नहीं। सो कान खोल कर सुन लें। मैंने आपसे निकाह किया है, जायज रिश्ता जोड़ा है, गुनाह नहीं किया, इज्जत बनाई है और अपनी इज्जत को उसके मर्तबे के शान शान पूरी दुनिया के सामने मुतारिफ कराने का हुनर अली विला के मर्दों को खूब आता है। अहमियत नहीं रखता रिश्ता आर्जी है या मुस्तकिल। आप मेरे निकाह में हैं, मेरी इज्जत हैं और अली विला की बहू हैं। अली विला के बहू का जो ठाट बाट होना चाहिए वो आपके होंगे, ख्वाह ये आपकी तस्कीन का बाइस बने या घुटन का, अहमियत नहीं रखता। और बात धोखे की करें तो कोई धोखा नहीं दे रहे हम। दुनिया में हर रिश्ता एक मुआहदा ही होता है। मियाँ बीवी के दरमियान हजारों राज होते हैं, जरूरी नहीं उसका इश्तिहार लगाया जाए। और दुनिया मुझे मसीहा कहती है, आपको मजलूम। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि दुनिया का दर्द सर है, हमारा नहीं। समझ आ रही है आपके? श्याम ने सर्द बेलचक अंदाज में कहते हुए अपने बाजू में बुत बनी हिबा को झटका दिया था, जिस पर हिबा ने बिना समझे बस सर हिलाया था। गुड, अब यहाँ बैठे, मैं खाना मंगवाता हूँ। श्याम ने बड़ी नरमी से उसे वापस की जगह पर बिठाया था। मुझे नहीं खाना। हिबा मिनमिनाई, क्योंकि हकीकत यही थी कि वह शाम के जाहो जलाल से सहम गई थी। उसकी सुर्ख आंखें चट्टानों सा सख्त हर किस्म की नरमाहट से आरी लय था। उस पर सख्त करीब तोप चीज डॉक्टर हिबा को अंदर तक खौफजदा कर गया था। आखिर इतने अरसे में उसने इस बंदे का ये रूप देखा ही कब था? शायद आज भी नहीं देखती अगर गलत वक्त गलत अल्फाज अदा न करती। वो मुकाबिल की मौजूदा कैफियत से अनजान अपने भड़ास निकालने बैठी थी और रद्द अमल पर खुद भीगी बिल्ली बन गई थी। मैंने पूछा नहीं है, इतला दी है कि खाना मंगवा रहा हूँ। शाम अपने कदमों में गिरे उसके दुपट्टे को उठाकर सलीके से उसके शानों पर फैलाते हुए उसी सर्द बेलचक लहजे में बोला, जिस पर हिबा चुप कर गई थी। फिर कुछ ही देर में मुलाजमा ट्रे घसीटते अंदर आई थी। शाम ने बिना कुछ कहे ट्रे उठाकर ड्रेसिंग स्टूल लाकर बेड पर दोनों पैर सीधे किए चोर नजरों से खुद को देख रही हिबा के पास आ बैठा था। मुंह खोलें डॉक्टर। स्पून सख्ती से पैवस लबों के करीब ले जाकर कुछ नरमी से हुक्म हुआ। नहीं खाना, कहा ना। हिबा उसकी जरा सी नरमी पर शेर हुई थी, जिस पर हशाम की पेशानी पर वापस उलटे नमूदार हुई थी। मेरी नरमी को गलत रंग नहीं दे डॉक्टर। मेरा गुस्सा बिल्कुल भी ठीक चीज नहीं है, जो बदकिस्मती से इस वक्त सवानेरे पर है। मेरा नहीं ख्याल आप मजीद उसकी जद में आकर कोई रिस्क अफोर्ड करेंगी।
हशाम का अंदाज ही कुछ ऐसा धमकी भरा था कि हिबा ने खामोशी से मुंह खोल दिया। फिर प्लेट खाली होने तक ना हिबा का मुंह रुका था ना हशाम का हाथ। हिबा ने जिंदगी में पहली बार इतना खाना खाया था, वो भी हैवी डिश बिरयानी। उबकाई आ रही थी, लेकिन हाँ ये बुजदिली, डॉक्टर से जो ना करवाए। खाने के बाद हशाम ने नेपकिन से उसका मुंह साफ किया, फिर नरमी से उसे कांधों से थाम कर उसे बेड पर दराज किया। हिबा बेहिस्सो हरकत उसकी सारी कार्रवाई पर बस अमल कर रही थी। घुटन का मतलब जानती है डॉक्टर? घुटन, दर्द से लबरेज दिल से रह रहकर उठ रही दर्द की चीजों को बर्दाश्त करते हुए महज दुनिया को मुतमिन करने के लिए सिर्फ लबों से नहीं, आंखों से भी मुस्कुराना। इन आंखों से जिसे लोग दिल का आईना कहते हैं, वो होती है अजियत की इंतहा। आपके मुताबिक घुटन और हैरत अंगेज तौर पर ये अक्सर हम मर्दों के हिस्से आती है, क्योंकि हम मर्द हैं ना। हमें जेब नहीं देता अपने दर्द को जुबा देना या आंखों से बहा देना। गुड नाइट। हशाम बड़े नरम अंदाज में उसे घुटन के सही माने मतलब समझाकर वहां से निकल गया था। पीछे हिबा भी तक उसके लफ्जों में छुपा दर्द महसूस करके साकित पड़ी थी। वो इतने दिनों से फंक्शन में शिरकत करने वाले और घर में मौजूद मेहमान खवातीन की चहमगोइयां धीमी मुस्कुराहट के साथ बर्दाश्त कर करके थक गई थी। तबीयत सारा कुबाड़ हशाम पर निकाल गई थी, लेकिन उसे हशाम से इस कदर शदीद रद्दमल की तवक्को बिल्कुल भी नहीं थी। उसने इन दिनों एक बात अच्छे से जान ली थी, ख्वाह अपर सोसाइटी हो या लोअर, लोगों के मामले में अपनी राय और नाक घुसाना हर जगह के लोगों का, खासकर खवातीन का शेवा होता है, क्योंकि हर कोई हशाम को मसीहा और उसे मजलूम कह रहा था। बस यही बात हिबा को तपा गई थी और वो ये सब कह गई, लेकिन हशाम के लफ्जों में छुपा दर्द, न जाने वजह क्या थी, उसकी अजियत की। हिबा का दिल बेचैन कर गया था, लेकिन वो कमरे में तो था ही नहीं जो कुछ करती। अब अगला सीन। तहसीन यार, एक कप चाय का सवाल था भाई, जल्दी लाएं, कल सुबह की सारी जिम्मेदारी मेरी है, मुझे फ्रेश रहना है। कमिश्नर अकबर ने टूल साइड स्टैंड पर रखते हुए अपनी बेगम को आवाज लगाई, जो उनके सोने से पहले वाली स्पेशल चाय लाने जाकर गायब हो गई थी। ले आए यार, ये इस वक्त कौन है? वो दरवाजे से बाहर जाकर आवाज लगाने का इरादा रखते थे, जब फोन की आवाज पर बेड के करीब आए फोन पर गैर मुल्की नंबर देकर ठटके थे। फिर कुछ सोचकर फोन कान से लगाया। भाई फोन किया है तो बात भी करो, क्या फोन लगाकर मराकबे में चले गए हो? काफी देर दूसरी तरफ से पहल करने के इंतजार में कमिश्नर अकबर झल्लाकर बोले, हा 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 हा, बूढ़े हो गए हो कमिश्नर, लेकिन शख्सियत का रोब जू का तू है। जरा आवाज में नरमी नहीं आई तुम्हारे। आई लाइक इट। दूसरी तरफ से लगाए गए बेहंगम कहते थे सेकंड के 1000वें हिस्से में कमिश्नर अकबर ने मुकाबिल को पहचाना था। साथ पेशानी पर खुद ब खुद एक के बाद दीगर सलवटें पड़ती गई थी। मोतियां भींचते वो हट कर खिड़की के करीब चले गए। खामोश हो गए हो, मतलब मैं अनजान नहीं। यूं कहना बेहतर होगा कि सालों बाद भी मुझे भुलाया नहीं गया। भाई यार हो तो तुम जैसा, और यादाश्त भी हो तो तुम्हारे जैसी। मजा आ गया। हा 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 हा। मुकाबिल के बेहंगम कहते पर कमिश्नर अकबर की कनपटी की रगें उभर आई थी। अगर मुजरिम को कानून भूल जाए तो दुनिया मुजरिमों से भर जाएगी, इसलिए बेफिक्र रहो। ना तुझे भूला हूं और ना ही तेरा दिया जख्म भरने दिया है। रोज उस जख्म से रस्ते खून के एक एक कतरे का हिसाब रखता हूँ, ताकि लौटाने में कोई कमी बेशी ना हो। कमिश्नर अकबर की सर्द आवाज पर मुकाबिल ने वापस बेशर्मों की तरह वापस तहका लगाया था। बहुत खूब, बस इसी रकम को ताज़ा करने आज याद किया है अपने पुराने जिगरी यार को। सुना है कल तुम्हारे एसपी भतीजे की शादी है। भाई बहुत मुबारक हो, अल्लाह जोड़ा सलामत रखे। कल बारात खैरो आफियत से निबट जाए। वैसे बारात से याद आया, माजी के दर्दनाक यादों की बारात है, तुम पीछे कैसे छुड़ाते हो? भाई मानना पड़ेगा तुम्हारे जिगर को। मुकाबिल ने जैसे जख्म पर नमक छिड़क कर दर्द का मजाक उड़ाया था। कमिश्नर अकबर ने लब खींचकर उस दर्द की शिद्दत को महसूस किया था, लेकिन मुकाबिल पर आश्कार करने वाले वो नहीं थे। मेरे जिगर को तो बुज़दिल इंसान सिर्फ मान ही सकता है, क्योंकि चूहे जितना दिल वाला इंसान शेर का सीना माप थोड़ी ना सकता है। और बात रही दर्दनाक यादों की, तो एक बार इस जमीन पर कदम रख, तेरे एहतसाब की घड़ियां जवाब देंगी तेरे इन अहम सवालों का। कमिश्नर अकबर के जवाब पर वापस कहका ही उबला था। मतलब इंतकाम की आग वर्दी वालों के सीने में भी भड़कती है। भाई नई इतला है मेरे लिए। मुकाबिल के इस अंदाज पर कमिश्नर अकबर ने पलट कर दरवाजे की तरफ देखा, जहां से तहसीन बेगम की आवाज आ रही थी। ये आग तब तक जलेगी जब तक तू इसमें जलकर भस्म नहीं हो जाता। एक अहम बात जहन नशीन कर ले, खुदा रस्सी ढील करता है एक हद तक। अब तेरी हद खत्म हो रही है, अब तू मेरी हद देखेगा। गलती की तूने आज मुझे कॉल करके, अब पछताएगा तू।
कमिश्नर अकबर ने सर्द आवाज में वार्निंग देने के साथ न सिर्फ फोन बंद किया था बल्कि स्विच ऑफ कर दिया था। फिर तहसीन बेगम के आने से पहले वॉशरूम में घुस गए थे। क्या है अकबर, चाय मांगते हैं गायब ही हो जाते हैं। इनके 5 से 7 मिनट बाद वापसी पर तहसीन बेगम ने उन्हें घूरा। कमिश्नर अकबर ने गौर से अपनी हमसफर को देखा था, जो वाकई में हमसफर के मायने मतलब पर खरी उतरती थी। ऐसे क्या देख रहे हैं, कुछ हुआ है? वो इन्हें यक तक देख खुद को देखता तशवीश से बोली। देख रहा हूं आप दिन ब दिन हसीन होती जा रही हैं। कमिश्नर अकबर सिर्फ झटकते हुए शौकी से बोले, जिस पर वो जीत गई थी। अकबर फजूल नहीं बोले और चाय नोश फरमाएं, क्योंकि मैं दोबारा गर्म नहीं कर रही। वो अपनी जीप मिटाने को रुख मोड़ने लगी थी, लेकिन कमिश्नर साहब ने पहले ही उन्हें कंधों से थामकर रुख अपनी जानिब कर लिया। भाई खफा नहीं हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। कल आप बच्चियों के साथ बैठी थी, मैंने आपको बच्चियों की सहेली समझा था, यकीन करें। वो आंखों में शरारत लिए संजीदा लहजे में बोले। कुछ नहीं है, सर दर्द सर चढ़कर बोल रहा है, चाय के साथ दवाई भी ले लें, मैं तो चली सोने। वो उनकी बेवकत की बेतुकी बात पर तप कर बोली। बेगम, बीवियां तरसती हैं तारीफ के लिए और आप ठहरी ना कदरी। उन्होंने बुरा मुंह बनाया। हर चीज की ना एक उम्र होती है, उम्र पर ही अच्छी लगती है। रिटायरमेंट की उम्र में इश्कियां शायर बनने की ख्वाहिश करेंगे तो आगे उन्होंने बस तासुब से सर हिलाया था। लो बेगम, दिल ही तोड़ दिया। असल बात कुछ नहीं है, आपके पास अपने शौहर के लिए वक्त ही नहीं है, क्योंकि सारा वक्त तो अपने बच्चों को दे आती हैं। कमिश्नर अकबर मुस्कुराई नाराजगी से बोले। इन्हीं बच्चों ने तो मेरी प्यासी ममता को सैराब किया है। शायद दुनिया में एक औरत के लिए सबसे बड़ी बदकिस्मती बे औलाद होना है, और मैं। वो आंखों की नमी को अंदर धकेलने की कोशिश करते मुस्कुराने की नाकाम कोशिश कर रही थी, जब कमिश्नर अकबर ने नफी में सर हिलाया था। दोबारा ये मत कहिएगा, ये सब हमारे ही बच्चे हैं। अल्लाह ने हमें एक के बदले 5 औलाद दे दी, सबके सब फर्माबरदार मोहब्बत करने वाले। इस सब का जितना शुक्र करें कम है। वो इन्हें लेकर बेड पर चले आए थे। तहसीन बेगम बिना कुछ कहे करवट बदल कर लेट गई थी। बेशक इन बच्चों की मोहब्बत इनकी तरसती ममता पर ठंडी फवार की मानी थी, लेकिन एहसास महरूमी का क्या, उस अधूरेपन का क्या, उस बे औलाद होने के गम का क्या। कहते हैं ना, रेगिस्तान में जितना भी पानी बहा दो उसकी प्यास नहीं बुझती। रहता तो वो रेगिस्तान ही है। जिसने इस महरूमी से आपको रोशनास कराया है उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। तहसीन, वादा है मेरा। वो उनकी पश देख हमेशा की तरह बस खुद से अज़म कर सके थे। अब अगला सीन। अरे अरे एसपी साहब किधर, जरा ब्रेक पर पैर रखिए जनाब, कुछ हमारे सवालों के जवाब दें, फिर कुछ टूल नाके के असूलों जवाबित पर अमल आप भी करें। लेकिन सबसे पहले जरा इस बात पर रोशनी डालें कि सर पर कुल्ला, बदन में शेरवानी किधर के लिए है, इस शेर की रवानी। हाँ, तहसीन बेगम के कहने पर जल्दी जल्दी अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था, जब कमरे से 4-5 कदम दूर ही पूरी एक फौज ने इसे अपने घेरे में लिया था। कुछ देर पहले वो लोग होटल से वापस आए थे। इसके बाद रस्मों का दौर चला था, जिसके खत्म होते ही अहान को किसी जरूरी ऑफिशियल काम से बाहर जाना पड़ा था। अब 3 बजे तहसीन बेगम की डांट खाकर वो कमरे की तरफ बढ़ा ही था कि शैतानों की पूरी टोली के गरिश्त में अकेला जान हल्कान होने के लिए फंस गया था, जिसके सरदार थे इंस्पेक्टर अरसलान और इनकी ऑल टाइम जासूस एंड क्राइम पार्टनर निशवा यासिर। इन दो मासूम सूरतों को देखने के बाद ही बंदे को समझ आ जाना चाहिए कि रजिया बुरी तरह से गुंडों के नरगे में फंस गई है, जैसे अभी अहान समझ गया था। भाई साहब, इतनी मोहब्बत से नहीं देखें, मासूम जान नाजुक दिल के मालिक नन्हे मुन्ने बच्चे डर जाएंगे। निष्पा आंखें पटपटाकर मासूम शक्ल बनाती अहान की घूरी के जवाब में बोली। इससे पहले कि मैं इन नन्हे मुन्ने बच्चों के मासूम जान को हल्कान करते हुए नाजुक दिल पर कहर ढाऊं, गेट आउट। अहान ने संजीदगी से नाइट बल्ब की पीली रोशनी में चमक रही खाली राहदारी की तरफ इशारा किया। एमी गेट आउट। भाई एसपी साहब, आज हम अपना रोब, धमकी एंड ऑफ कोर्स ये जाहो जलाला अपने पॉकेट में कुछ पल के लिए महफूज करते हुए वहां अपनी बेकदरी पर रो रहे मोहतरम वॉलेट को बाहर निकालें, और हम मासूमों की निक्की निक्की मांगे पूरी करते हुए अपनी बेस्ट बड़ी और ताजा तरीन जोजा मोहतरमा के दीदार का शर्फ हासिल करने के लिए अपने ख्वाब में तशरीफ का टोकरा बड़े शान से ले जाएं। सिंपल। अरसलान ने सीने पर हाथ बांधते हुए शान से समझाया, जिस पर अहान ने आंखें सुकेड़ कर संजीदा नजरों से दोनों शैतान के उस्ताद को घूरा था। मतलब कि एसपी साहब ये समझें कि चंदे के लिए चंद सड़क छाप गुंडों ने शहर के एसपी की नई नवेली दुल्हन को अगवा किया है। भारी आवाज में आईब्रो उठा के पूछे गए सादा सवाल पर सलान का हलक सूखा था। कैसी बातें कर रहे हैं भाई, कहाँ सड़क छाप, हैबतनाक दहशतनाक गुंडे कहाँ, हम मासूम चूजे।
हम तो बस आपसे नेक यानी बहनों का हक वसूल करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। निष्पा ने अरसलान की उड़ी रंगत देख बात संभाली थी। और आप अब अहान की तंजिया नजरों का मरकज दुनिया जहां का आखिरी शरीफ तरीन बंदा इंस्पेक्टर अरसलान था। भाई मैं तो लड़कियों के सपोर्ट के लिए खड़ा था, मेरा क्या लेना देना इन नेक शेख से। अरसलान ने कंधे झुकाते हुए लापरवाही का मुजाहिरा किया। फरेबी इंसान, झूठ तो नहीं बोलो। भाई ये कोई सपोर्ट करने नहीं खड़ा, यहाँ बराबर हक लेता, बल्कि मेहंदी वाला नहीं तो पूरा हड़प कर गया। अभी दूध पिलाई में मिला नेक भी इसी की जेब की जीनत बनी हुई है। कह रहा था यहाँ से नेक मिलने के बाद हिस्सा करेगा। विश्वा ने फौरन तड़प कर कहते हुए सारे राज अफशा किए थे। मुझसे हमेशा राजदार चुनने में न जाने क्यों गलती हो जाती है। अब भूल जाओ कि एक फूटी कौड़ी भी दूंगा तुम लोगों को। अरसलान ठेंगा दिखाकर अहान के रूम से बिल्कुल लगकर मौजूद अपने रूम में बंद हुआ था। बाकी सारे मजलूम हक खड़े अपनी मेहनत पानी में डूबता देख रहे थे। ये लो, तुम लोग भी जाओ यहाँ से। अहान सबकी लटकी हुई शक्ल देख अपना क्रेडिट कार्ड निशवा के हाथ में रखता आगे बढ़ा था। अब अगला सीन। अच्छा दीवा, तुम यहाँ आराम से बैठो, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बाहर से बहसों वायसी की आवाजें आना बंद हो गई हैं। मतलब अहान भाई किसी भी वक्त यहाँ तशरीफ लाने वाले हैं। इससे पहले मुझ कबाब में हड्डी को यहाँ से 9-11 हो जाना चाहिए। हिबा दुल्हन बनी घबराई घबराई सी दीवा का लहंगा अच्छे से बेड पर फैलाती उसका गाल छूकर शेरीन लहजे में बोली, नहीं भाभी, आप ऐसे नहीं जाएं। दीवा ने फौरन उसका हाथ थामा था। घबराहट के मारे उसके हाथ ठंडे ठार हो रहे थे। दीवा, ऐसे नहीं जाऊं तो अहान भाई के गेट आउट होने का इंतजार करूं। दीवा ने शरारत से उसे छेड़ा। भाभी प्लीज। दीवा रूहानसी हुई। वो भी इस रिश्ते से मुतल्लिक कुछ सोच भी नहीं पाई थी, ना ही दिमाग का फतूर निकला था। इसलिए उसे लग रहा था सब आनंद फानंद हो गया। और आज वो अपने बेस्ट फ्रेंड की स्टेज सजाए बैठी थी, जो वो कभी नहीं चाहती थी। दीवा रिलैक्स। तजर्बा तो नहीं कह सकते, लेकिन सुन बहुत रखा है कि मोहब्बत से निकाह का सफर बाद औकात बदकिस्मती से नाकाम इज़्दिवाजी जिंदगी की दास्तान रकम कर देता है, लेकिन दोस्ती से निकाह का सफर हमेशा से कामयाब इज़्दिवाजी जिंदगी की जमानत रहा है। वजह जानते हैं क्यों? हिबा ने नरमी से समझाते हुए उसे देखा, जिस पर दीवा ने मासूमियत से नफी में सर हिलाया। क्योंकि मोहब्बत में मीम होता है, जो बाज औकात मुस्तकबिल में मतलब और मैं में बदल कर बदसूरत नतज का बाइस बनता है, लेकिन दोस्ती में दाल होता है, जो दोस्त के दिमाग को पढ़कर अपने दिल की सुनता है और फिर अपने अजीज दोस्त के एहसास को समझकर उसे बेहतर महसूस कराने की तगोदो में जुट जाता है। निकाह का मतलब भी यही होता है ना, अपने पार्टनर को समझना। शाबाश, अब घबराना ही नहीं है, बिल्कुल पुरसकून हो जाओ और इस रोती बसूरती शक्ल को ठीक करके अच्छे से मिलो हमारे जेठ जी से। ओके? हिबा आखिर में शरारत से उसके हया से सुर कनाड़ी हुए काल मोहब्बत से चूती बेड से उतर गई थी। और एक चीज, मजीद अब एक आंसू नहीं निकलना चाहिए। जितना तुमने इन 5 दिनों में, खासकर आज रुखसती पर खुद रोकर सबको रुलाया है, कोई बईद नहीं एक और आंसू निकालने की सूरत में कल वलीमा हमें बोर्ड पर करना पड़े। हिबा ने पलट कर खास हिदायत दी जब दरवाजा खोलकर अहान दाखिल हुआ था। अस्सलाम वालेकुम भाई, संभालें अपनी दोस्त को। अहान को दरवाजे में मोहब्बत खड़ा देख हिबा ने गला खनकाटते हुए तवज्जो हासिल की, जिस पर अहान गड़बड़ाया था। जी 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 भाभी, वो चच्ची ने आपको बताने के लिए कहा था कि शहजादे चच्ची के पास हो गए हैं, तो आप आराम कर लें। अहान ने तहसीन बेगम का पैगाम दिया। होटल से वापसी पर हिबा को मुसलसल सूं कर रही दीवा के पास छोड़कर सुबान को तहसीन बेगम अपने साथ ले गई थी। जी गुड नाइट। हिबा सारी रात वहां से निकल गई थी। इसके पीछे दरवाजा बंद करके अहान के बाहरी कदम खुद ब खुद ट्रांस किसी कैफियत में बैठ की तरफ उठने लगे थे, जहां वो नर्वसली अपने हाथों पर जुल्म कर रही थी। कयामत है तेरा यूं बंद सवर कर सामने आना, हमारी छोड़ो आईने पर क्या गुजरी होगी। खुद पर घड़ी अहान की गहरी खुश्क बोलती नजरें, बाहरी कदमों की चाप, उस पर कमरे में फैली मुख्तलिफ फूलों और परफ्यूम्स की खुशबू के साथ मानी खेज खामोशी। दीवा को लग रहा था अभी फसू खेज माहौल की ताप न लाते हुए बेहोश हो जाए। हथेली बार बार भीग रही थी, जिसे वो रगड़ कर खुश करने की कोशिश में हलकान हो रही थी। एसी की कूलिंग भी दीवा के सभी पेशानी पर नन्हे नन्हे पसीने के बूंदों को नमूदार होने से रोकने में बुरी तरह नाकाम साबित हुई थी। गो के एसी की जरूरत नहीं थी, मौसम खुशगवार था, लेकिन दीवा की इसी घबराहट से बह रहे पसीने को देख हिबा ने एसी ऑन कर दिया था। लेकिन लग रहा था अब भी वो दीवा के लिए नाकाफी है। ये चूड़ियां, ये कंगन, ये झुमका, ये मेहंदी, सिंगार तो तेरे हैं, तलबगार मेरे हैं। मैं चेंज कर लेती हूँ, मुझे उलझन हो रही है। दीवा उसे अपने मुकाबिल बेड पर बैठा देख सारी हिम्मत जमा करती दूसरी तरफ से उतरने लगी थी।
जब आहान ने सूरज से उसकी कलाई थामी थी। उसकी आहानी गेट में न जाने ऐसा क्या था जिससे दीवा के पूरे बदन में बर्फ की लहर दौड़ गई थी। दिल तो जैसे कलाई में धड़कने लगा था, जबकि पलकें खुद ब खुद आरिस पर सजदा रेज हो गई। रुखसार तप उठे थे। वो सूरत हाल का मुकाबला न करते हुए गर्दन झुका गई थी। दूसरी तरफ हवास तलब कर देने वाला दिलनशीन मंजर देख आहान अपने हवास खोने लगा था। जब मुकाबिल की मजाहिमत ने हकीकत में लापटका, आहान ने सर झटकते हुए अपने मासूम दोस्त को खुद को आजाद कराने की तगोदो में अलकान देख हौले से मुस्कुराता संभल कर गोया हुआ। आपको मुझसे घबराने या परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। मैं कल भी आपका दोस्त हान था, आज भी आपका हान हूँ और हमेशा रहूंगा। आए यहाँ, वाकई भारी झुमके लड़ियों से आपको उलझन हो रही होगी। मैं कुछ हेल्प करा देता हूँ। आहान दीबा के लिए मखसूस नर्म मुलायम लबो लहजे का इस्तेमाल करता उसे नरमी से खड़ा करके ड्रेसिंग के कदावर आईने के मुकाबले आया था। 1 मिनट प्लीज। दीबा ने अभी चूड़ियों की तरफ हाथ ही बढ़ाया था कि आहान फिर तजा पर बेसाख्ता झुकी पलकें उठा के उसे देखा, जो जेब से फोन निकाल रहा था। मुझे नहीं, सामने आईने में देखें। आहान ने फ्रंट कैमरा ऑन करते हुए उसका रुख आईने की तरफ किया था। दीपा ने धड़कते दिल के साथ बोझिल पलकें उठा के नजर आईने पर डाली। फिर जैसे नजर सामने बने खूबसूरत मुकम्मल अक्स पर ठहर सी गई थी। बकौल और सलान के सदा के बोरिंग एसपी ने एक ही पोज में 2-3 खूबसूरत यादें कैमरे की आंख में महफूज की थी। इस बीच दीवा ने एक पल के लिए भी पलक नहीं झपकाई थी। न जाने क्या था आईने के सीने में बने उस अक्स पर। नजर हटने से इनकारी थी। यूं लग रहा था दुनिया का हसीन तरीन मंजर आईने पर उतर आया था। कासी रंग के भारी कामदार जोड़े में हैवी मेकअप और ज्वेलरी से लदी पदी कुछ शर्माई घबराई सी नाजुक जान दीवा और उसके पश्च पे पूरे इस्तेहाक से गोल्डन शेरवानी में खड़ा शेर जवान उसके वजूद को छुपाता आहान का लंबा चौड़ा वजूद। अब आप इस सबसे रिहाई हासिल कर सकती हैं। उसे उसी तरह जब तक आईने में देखता देख आहान धीमी मुस्कुराती आवाज में बोला, जिस पर वो खज्जल होते अपना घूंघट ठीक करने लगी। चेहरा खुद ब खुद गुलनार हुआ था। आपकी बार मुजस्सम होने की बारी आहान की थी। वो बेखुद सा उसे देखता गया। न जाने क्या था इन लम्हों में जो दिल ने पल में हजारों ख्वाहिशों के पुल बांधने शुरू कर दिए थे। अपनी बदलती कैफियत पर वो खुद हैरान हुआ था। जबकि इसे खुद को निहारने में मगन देख निर्बस होती दीवा उसे अपने कदमों पर खड़ा होना मुश्किल हो गया था। ख्वाम का भारी दुपट्टे को संभालने की कोशिश में वो लड़खड़ाई थी। आहान ने फौरन आगे होकर अपने मताया हयात को खुद में समेटा, फिर एहतियात से स्टूल पर बिठाया। इस बीच दीवा के दिल पर भी हशर बरपा हुआ। आहान ने खुद पर मुकम्मल काबू पा लिया था। मैं कर लूंगी हान। दीवा उसका हाथ दुपट्टे की तरफ जाता देख कपाती आवाज में जल्दी से बोली। इसके करीब होने पर जान हवा हो रही थी। उसकी इनायतों पर डॉक्टर को लाजमी डॉक्टर की जरूरत पड़ जानी थी। आप खुद को रिलैक्स कर लें, यही बहुत है। बाकी ये सब आपसे अगले साल तक नहीं होने वाला। और भरोसा रखें, आपका हान अपनी हद जानता है। हान ने नरम लहजे में बात समझाई, जिस पर दीवा खामखाई शर्मिंदा हुई थी और आहान ने खामोशी से अपना काम शुरू किया। दुपट्टे से पिन का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर एसपी साहब को नानी याद दिला गया। दीवा, क्या पार्लर वाले की अपनी पिन की फैक्ट्री है या कोई ने मुफ्त में दे गया था? आहान ने ड्रेसिंग पर रखे पिंस के पहाड़ को देख हैरत में गौताजन आवाज में पूछा। उसकी फटी नजरें देख दीवा की हंसी छूट गई थी, जिसमें हान के अहमरी लब भी मुस्कुराए थे। हा हा हा, ये तो कुछ नहीं है हान, जूड़े में तो इतनी लगाई है कि आप कानों को हाथ लगाएंगे। आहान के पुरसकून करने पर दीवा भी पुरानी वाली दीवा बनी थी। आपने मोहतरमा को कहा नहीं कि मैं खुद डॉक्टर हूँ, मुझे इंजेक्शन की कतई जरूरत नहीं है। आहान भी मुस्कुराया। मैंने तो नहीं, निशवा और भाभी ने कहा था। दीवा ने वापस कहकर लगाया और जब आहान का हाथ उसके जूड़े की तरफ गया, नहीं हान, ये आपसे नहीं होगा, मैं कर लूंगी। दीवा फौरन बोली, एसपी हूँ इस शहर का, अभी भी चारों को हवालात की हवा खिला कर आ रहा हूँ, मुझसे सब होगा। आहान गर्दन अकड़ा के बोला, बट हान, ये क्रिमिनल नहीं पिंस हैं। दीवा रूहानसी हुई, लेकिन एसपी साहब ने तो बात गैरत पर ही ले ली थी। दीवा की एक सुने बगैर यूट्यूब से वीडियो लगाकर दीवा के हाथ में पकड़ाया। उसे देखते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट में आखिर कैद आबशार को रवानी दी थी और बाद में खुद की जान पर बनाई थी। अब आप चेंज करें, मैं आता हूँ। हान उसके फर्श पर बिखरे घने स्याह घटाओं से नजर चुराता वार्डरोब की तरफ बढ़ा था। वहां से कपड़े लेकर वॉशरूम में बंद हुआ। पीछे दीवा भी देवरात से 2-2 हाथ करने में लग गई। 15 मिनट में गीले बालों के साथ ट्राउजर शर्ट में फैज से आहान की वापसी हुई। फिर दीवा अपने कपड़े उठाकर अंदर की तरफ बढ़ी थी। दीवा के वापस आने तक आहान ने उसके कंफर्ट का ख्याल करते हुए बेड से फूल वगैरह हटा दिया था। लेकिन अब नया मसला दरपेश था, सोने का। आहान तो बड़े आराम से जहाजी साइज बेड के एक जानिब दराज कौन में मगन था, यह बस चो कर रहा था। लेकिन दूसरी जानिब दीवा दराज होने का सोच भी नहीं सकती थी।
इसने एक नजर 2 सीटर सोफे पर डाली, फिर छोटे छोटे कदम उठाती बेड के करीब आई। एक नजर आहान पर डालकर उसने तकिया लेने के लिए हाथ बढ़ाया था कि गुदास कलाई पर महसूस किए जाने वाला पुरहिद्दत लम्ब से वो पूरी जान से कांपी थी। खौफजदा हिरनी की तरह पहली आंखें उठाई तो उसे संजीदगी से अपनी तरफ ही मुतवज्जा देख फौरन पलकों की झालर गिराई थी। बेड पर सोते हुए रात भर में एक बार आप जरूर जमीन को सलामी देती हैं। 2 सीटर पर सोने का मतलब हुआ आपने अपनी हड्डियां तुड़वाकर मुस्तकिल बेड रेस्ट लेना है, जो मुझे कतई मंजूर नहीं। इस जाने आराम से सो जाएं। ना ये कमरा आपके लिए अनजान है, ना ही कमरे का मालिक। आन की भारी आवाज पर दीवा बिना बहस में पड़े लब चबाते उसी जगह दुबक कर लेट गई। ठीक ही तो कह रहा था आहान, रोजाना नींद में लाजमी एक बार वो बेड से गिरती थी। बचपन की आदत थी, आज तक नहीं छूटी थी। इसलिए दीवा के बेड के दोनों जानिब आहान ने खास किस्म का स्पंज कालीन की शक्ल में बिछवाया था। क- क्या कर रहे हैं? आहान को अपनी जानिब खड़ा देख दीवा की सांस हलक में अटकी थी। इंतजाम। आहान उसे गहरी नजरों से देख गंभीर लहजे में बोला। मतलब? दीवा का हलक खुश्क हुआ था। मतलब ये, कल इंशाल्लाह मुस्तकिल इंतजाम कर दूंगा, आज के लिए ये काफी है। आहान उसके हवाया ओढ़ी शक्ल देख मुस्कुराहट दब करता नीचे कुशन रखने लगा। डॉक्टरों पर लोग अंधा भरोसा करते हैं, इस लिहाज से डॉक्टर का भी फर्ज बनता है कि दोस्त का एतबार रखे। आहान मुस्कुराते लहजे में शिकवा करता अपनी जगह दराज होकर लाइट ऑफ कर गया था। दीवा भी शर्मिंदा सी आंखें मूंद गई थी। अब अगला सीन। इस कमरे की लाइट किसने रोशन की? अपने कमरे की तरफ बढ़ रही हिबा साइड कमरे की लाइट ऑन देखकर हैरान हुई थी, क्योंकि वो कमरा हमेशा ही बंद रहता था। दीवा से मालूम हुआ था कि वो कमरा एहतशाम का है, जिसे सिर्फ तंजीला बेगम सफाई के घर से खुलवाती हैं और फिर अपनी निगरानी में कमरे की सफाई करवाने के बाद मुकम्मल कर जाती हैं। आज पहली बार उस दरवाजे की जरा सी सान से आ रही नाइट बल्ब की रोशनी देख हिबा का चौंकना जायज था। शायद आंटी भूल गई होंगी। हिबा ने सर झटका और खामोशी से अपने कमरे में दाखिल हो गई। कमरे में दाखिल होती ही पहली नजर बेड पर गई थी। खाली बेड देख हिबा ने दीवार की घड़ी पर नजर डाली, जो 3:30 का ऐलान कर रही थी। थोड़ी सी तशवीश जरूर हुई थी, लेकिन वो मुझे क्या कहती वॉशरूम में गायब हुई। आरामदेह लिबास में मलबूस जब 20 मिनट बाद हिबा की वापसी हुई, कमरा अब भी खाली था। तजस्सुस से मजबूर वो कमरे से निकल आई थी, जब नजर वापस एहतशाम के कमरे पर पड़ी और कदम खुद ब खुद उस जानिब उठे थे। कमरे के पास पहुंच के धड़कते दिल के साथ उसने दरवाजे पर हाथ रखा, जो खुलता चला गया। कमरे में हर सू फैली नाइट बल्ब की पीली रोशनी में एक पल के लिए हिबा के कुछ समझ ही नहीं आया था। वो अपने तजस्सुस पर लानत भेजती पलटने लगी थी, जब नजर बेड से पश टिकाए कालीन पर घुटनों में सर्दी वजूद पर पड़ी थी। हशाम। हिबा के लब फड़फड़ाए। नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी में वो कालीन पर अबतर हालत में मौजूद वजूद को पहचान गई थी और अगले ही पल परेशान से हशाम के सर पर खड़ी थी, जो एहतशाम के फोटो फ्रेम सीने से लगाए सिसक रहा था। आज दीवा को रुखसत करते हुए क्या क्या याद नहीं आया था। कितनी मुश्किल से उसने मर्द होने का भरम रखा था और सबके रुखसत होते ही अपने भाई के पास चला आया, इतनी जल्द छोड़ जाने का शिकवा करने। हशाम। हिबा ने सूखी लबों पर जुबान फेरते हुए उसका नाम लिया था, जिस पर हशाम ने चौंक कर सर उठाया था और उसकी लहू रंग आंखें और रोने की वजह से बेतहाशा सुर्ख हुआ चेहरा देख हिबा वहशत ज़दा सी 2 कदम पीछे हुई थी। आप आप ठीक हैं? हिबा उसे दोनों हाथों से चेहरा रगड़ता देख मिनमिनाई। हौसला तो दिखाना ही था, वरना हमा वक्त हंसते मुस्कुराते अपनी जान हलकान करते हैं शाम के बरक्स। इस शाम को देख हिबा के दिल को कुछ हुआ था। आप यहाँ क्या कर रही हैं? हशाम ने फोटो फ्रेम पीछे बेड पर रखकर अपनी जगह खड़ा होता भारी सर्दो स्पाट आवाज में सवाल किया। पेशानी पर नागवारी के बल वासे थे। उसके सर्द सरसराते लहजे पर हिबा की पेशानी अरकालूद हुई थी। मैंने पूछा आप यहाँ क्या कर रही हैं? हशाम दबी दबी आवाज में धाड़ा। जाहिर सी बात थी उसे इस वक्त हिबा की मुदाखलत जहर से भी ज्यादा बुरी लगी थी। अभी तो इसे और दिल का गुबार निकालना था, जी भर के रोना था, शिकवे करने थे। वो इस कमरे की लाइट रोशन देखी तो कोई मेहमान ना इधर निकल आए, इसलिए बंद करने चली आई। वो दीवा बता रही थी कि इस कमरे में किसी को जाने की इजाजत नहीं, आंटी खफा होती हैं। हिबा ने रिट्टू तोते की तरह एक सांस में सब रख दिया था, जिस पर हशाम एक कहर बरसाती नजर उस पर डालकर बाहर आने का इशारा करता खुद निकल गया था। हिबा ने फौरन तकलीद की थी। फिर वो दोनों कमरा लॉक करके आगे पीछे अपने बेडरूम में दाखिल हुए। हशाम तो आते ही वार्डरोब से कपड़े लेकर वॉशरूम में बंद हो गया था। अलबत्ता हिबा अपनी शहजादी की गैर मौजूदगी से अफसरदा मुंह बसूरती बेड पर चली आई थी। इस 1 साल में सुबान की इतनी आदत हो गई थी कि उसके बगैर नींद ही नहीं आती थी। वो इसी तरह बेड पर करवट बदल रही थी, जब 1 घंटे तक शॉवर लेकर बेतासुर चेहरे के साथ बाल रगड़ता हुआ हशाम बाहर आया था।
یہ بندہ خود نہا رہا تھا، پورے محلے کو نہلا رہا تھا۔ اتنا وقت تو لڑکیاں نہیں لگاتی۔ عجیب مخلوق ہے، مفت میں ڈانٹ دیا جیسے میں محترم کی سیلری کھاتی ہوں۔ ہبا اس کی غیظ و غضب سے سرخ ہوئی آنکھیں یاد کر وحشت زدہ سی بڑبڑائی تھی جب وہ سنجیدہ چہرے پر سرخ آنکھیں بھینچے جبڑوں کے ساتھ بیڈ کی دوسری جانب آ کر بیٹھا تھا۔ شہزادہ کہاں ہے؟ حشام نے رونے کی وجہ سے ہوئی بھاری آواز میں پوچھا۔ اس وقت صوبان کی اسے سخت ضرورت محسوس ہو رہی تھی، اس معصوم سے اسے اپنے بھائی کی خوشبو جو محسوس ہوتی تھی۔ چچی کے پاس۔ ہبا منہ بنا کر بولتی کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ لو بھائی، بندے کو ذرا ہلکا لیا تو بات بات پر ڈانٹ ہی پلا رہا تھا۔ کیوں؟ حشام کے لہجے میں ناگواری واضح تھی۔ یہ آپ چچی سے پوچھ لیں۔ آپ کی ہبا کا لہجہ بھی سخت ہوا تھا۔ ڈاکٹر، مجھے صوبان چاہیے، سکون چاہیے۔ حشام بیڈ کراؤن سے سر ٹکاتا تھکے انداز میں بولا۔ وہ احتشام کو لے کر اس حد تک حساس تھا کہ اس کی جدائی اس کی یادوں سے سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ بس گھر والوں خاص کر تنزیلہ بیگم اور دیبا کا خیال کر کے وہ ہنستا مسکراتا رہتا تھا، ورنہ علی ولا کا ہر ایک کونا اسے احتشام کی یاد میں بلکنے پر مجبور کرتا تھا۔ حشام علی نے واقعی اپنے بھائی سے بے پناہ عشق کیا تھا۔ میرا بیٹا کوئی سکون کی دکان نہیں چلاتا، آپ مجھے بتائیں سکون کہاں ملتا ہے، میں لا دوں گی۔ ہبا اس کی حالت کا اندازہ لگائے بغیر غیر سنجیدہ انداز میں بولی، اور رد عمل کے طور پر اگلے ہی پل حشام نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا۔ نتیجے کے طور پر وہ اس ابتداء پر بکھلائی، اس کے پہلو میں سانس روکے خوف سے آنکھیں پھیلائے صورت حال سمجھنے کی تگ و دو میں پڑی تھی۔ میں بھی نہیں جانتا یہ سکون کیا ہوتا ہے، لیکن مجھے شامی بھائی بہت یاد آتے ہیں۔ دیوا کی شادی کو لے کر انہوں نے کتنی پلاننگ کی تھی۔ وہ اکثر کہتے تھے وہ اپنی گڑیا کے لیے اہان بھائی جیسا لڑکا تلاش کریں گے تو اس کا بہت سارا خیال رکھے گا، اور آج جب ان کی گڑیا اہان بھائی سے رخصت ہوئی ہے تو… گمبھیر نم لہجے میں ہو رہی سرگوشی پر دم سادے پڑی ہبا کو ہوش اپنے چہرے پر گرم سیال کے گرنے سے آیا تھا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول کر خود پر جھکے حشام کو دیکھنا چاہا، جو آنکھیں بند کی اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکایا اس کی سانسیں دھرم بھرم کر گیا تھا۔ پلیز حشام، پیچھے۔ بگڑتے تنفس کے ساتھ ہبا نے بمشکل لفظ ادا کیے تھے۔ مجھے سکون چاہیے ڈاکٹر۔ حشام بنا ہٹے بولا، پھر چند ثانیے اسی پوزیشن میں رہ کر ہبا کی جان عذاب میں ڈالی، اس پر سے ہٹ گیا، لیکن آزادی اب بھی نہیں ملی تھی۔ کھسک رہی ہبا کا سر اس نے سورج سے اپنے بازو پر رکھا تھا۔ ہبا تو اس کے پاگل پن پر ہل بھی نہیں پا رہی تھی، جبکہ وہ اپنے سکون کا ذریعہ تلاش کر پرسکون سے آنکھیں موند گیا تھا۔ اس کی بے سکونی وجہ تھی یا کچھ اور، ہبا نے اس کے کثرتی بازو سے سر نہیں ہٹایا تھا۔ دن بھر کی تھکن کچھ ہی دیر میں نیند کی دیوی ان پر مہربان ہو گئی تھی۔ صبح حشام کی آنکھ بازو میں شدید درد کے احساس سے کھلی تھی، شاید ایک ہی پوزیشن میں رہنے کی وجہ سے بازو اکڑ گیا تھا۔ اس نے کسل مندی سے آنکھیں کھولتے ہوئے جیسے ہی رخ موڑا، گھنے بالوں والے سر پر نظر گئی۔ رات ہبا کی مداخلت یاد کر کے جبڑے بچھے تھے، لیکن نظروں نے جیسے ہی سیاہ گھٹاؤں سے ہو کر اپنے سینے پر رکھے نرم گداز ہاتھوں تک کا سفر طے کیا، تنے نہ کچھ ڈھیلے پڑے تھے، ساتھ انابی لب خوبصورت انداز میں پھیلے تھے۔ پھر نہ جانے کتنی دیر وہ بے حس و حرکت اسے تکتا گیا، نظریں ہٹنے کو جو روادار نہیں تھیں۔ تیری عاجزی، تیری سادگی، تیری ہر ادا ہی کمال ہے، مجھے فخر ہے، مجھے ناز ہے، میرا یار بے مثال ہے۔ حشام نے نرمی سے اس کے رخسار پر پردہ کیے زلفوں کے جال کو ہٹا کر اپنی صبح کا خوبصورت آغاز کرنا چاہا، تبھی نظروں کی تپش محسوس کر ہبا نے کسمسا کر آنکھیں کھولی تھیں اور غائب دماغی سے اتنے قریب حشام کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ جب دیکھو چھوٹے ہیں آپ کرتی رہتی ہیں، اور رات بھر بچے کے بازو کو توڑتی رہیں، بڑی کوئی ظالم قسم کی ڈاکٹر ہیں آپ۔ حشام خود کو سنبھالتا ہبا پر چڑھ دوڑا، جس پر ہبا ہڑبڑا کر اپنی جگہ اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کا شرم و حیا سے گلال ہوا چہرہ دیکھ حشام نے لب بھینچ کر مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے تھوڑا سا اٹھ کر پیچھے بیڈ کراؤن سے سر ٹکایا۔ ہائے، بازو ہی ٹوٹ گیا آج میرا، ولیمہ ہے، میں لوگوں سے مبارکباد کیسے وصول کروں گا؟ حشام اسے رخ موڑے بار بار چہرے سے لٹوں کو کان کے پیچھے ڈستا دیکھ شرارتی انداز میں دہائی دے گیا، جس پر ہبا کچھ اور نروس ہوئی تھی، ساتھ اپنی رات والی ہمدردی کے بخار پر جی بھر کے لعنت ملامت کیا تھا۔ ڈاکٹر، علی ولا میں کشن تکیوں کی کمی نہیں، آپ کے لیے کمرے میں موجود پلوز ناکافی تھے تو آپ گیسٹ روم سے منگوا لیتی، لیکن میرا بازو… اف۔ حشام نے جان کر اسے اکسایا، اپنی کڑوی کسیلی ڈاکٹر کی جلی کٹی سننے میں نہ جانے کون سا لطف آتا تھا اسے۔ دیکھیں، میں نے کچھ نہیں کیا، آپ مجھے الزام نہیں دیں۔ ہبا اس کے بے بنیاد الزام پہ تپ کر بولی، جس پر حشام کھل کر مسکرایا تھا۔ اچھا، مثلاً میں نے کیا کیا؟
हशाम के मासूमाना सवाल पर हिबा सुलग ही गई थी। मुझे सुबह सुबह आपसे उलझना ही नहीं है। हिबा गुस्से से कुशन साइड पर पटकती बेड से उतर गई थी। डॉक्टर, 10:30 बजे का वक्त सुबह सुबह नहीं कहलाता, शायद। हशाम ने उसकी मालूमात में इजाफा किया, जिस पर हिबा ने झटके से पलट के दीवार गिर कड़ी में पर नजर डाली थी। मैं इतनी देर सोती रही? हिबा ने सदमे से रुहानसी आवाज में खुद कलामी की। हाँ, तो ऐसे ही मेरा बाजू नहीं टूटा। हशाम ने वापस उसे छेड़ा। सब आपकी वजह से हुआ है। बेहतर होता अगर ये सच में टूट जाता। लेट करवा दिया, पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा है। अल्लाह जाने लोग क्या सोच रहे होंगे। हिबा हशाम को गिरकती वार्डरोब की तरफ बढ़ी थी। वही सोच रहे होंगे जो अमूमन ऐसे मौकों पर सोचते हैं। हशाम मानी खेदी से बोला, जिस पर हिबा ने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हुए अपना चेहरा थपथपाया था। अब आप बाहर कैसे जाएंगी डॉक्टर? लोग तो हजारों सवाल करेंगे। हशाम बाज नहीं आया था। आप अपना मुंह बंद रखें, यही बेहतर है। सब आप ही की वजह से हुआ है। हिबा जिद होकर बोली, उसकी जान खुद हल्कान थी, ऊपर से ये बंदा। हाँ, थोप दे सारा इल्जाम मेरे सर। बल्कि ये भी कह दें, परसों जो जापान में जल्जले के झटके महसूस किए गए थे, उसकी वजह भी मैं ही था। हशाम मुंह बना के बोला। हो भी सकता है। हिबा ने नाक से मक्खी उड़ाई, खामोशी से वॉशरूम में बंद हुई। हशाम भी मुंह बनाता दरवाजे की तरफ बढ़ा था, जहां मुलाजमा शहजादे साहब को लेकर आई थी। माँ की यादों से पीछा छुड़ाता अब हशाम की तमाम तर तवज्जो का मरकज सोबान था, जो अपनी अजीबो करीब जुबान में हशाम से महवे गुफ्तगू था। आज का पार्ट यहीं पर खत्म होता है। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और उन पर कमेंट करना मत भूलिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।